कल्चर जो है एक एरिया में डेवलप नहीं हो रहा था, जबकि साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो रहा था कल्चर का, क्योंकि दोनों का जो डेट है वो समानांतर डेट आ रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये लेट हड़प्पन नहीं है, अर्थात यानी 1900-1800 बीसी में ये लोग इधर नहीं आए, बल्कि यहाँ पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। क्योंकि ग्लोबली यही माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जनता है टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, वो रोम से कहीं ना कहीं निकला है, इटली से आया है। वो स्टेडियम का एविडेंस मिला। अब आप कहेंगे कि स्टेडियम कैसे हो सकता है इतना पुराना? रिवर बेड को तलाश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ बारिश के दिनों में कुछ पानी भर जाता है या पानी आते हैं। तो हम रिवर बेड को तलाश कर रहे थे, वहाँ से हट के दूसरी जगह जाती है और वो उसका यूज़ बदल जाता है। जो बर्निंग थी वो हिंदू क्रिमेशन की ही तरीके से होती होगी। दाहिना हाथ बॉडी से अलग है और कंधे से अलग है, और कुछ पार्ट स्कल के ऐसे भी टूटे हुए थे। तो हम लोग बहुत समझ नहीं पा रहा था कि ये हाथ अलग क्यों है। अगर एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा हाथ और दूसरी चीज़ें भी डिस्टर्ब होनी चाहिए थी। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ हैं, यानी वो बांधे गए थे, जो आज भी प्रिवेल करते हैं, अंगूठा कई बार बांधते हैं हम, तो वो दोनों अंगूठे पाँव के एक साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का फोकस रहता है कि कैसे पर्सनल ग्रोथ की जाए। पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने बारे में जानें और कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया में भी, और उसके लिए भी हमें इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, इंडिया की इम्पोर्टेंस जो रही है हिस्टोरिकली, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज का एपिसोड है वो एक्चुअली आपकी डिमांड पर ही हमने रिक्वेस्ट किया है हमारे गेस्ट को, क्योंकि पहला जो एपिसोड है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, काफ़ी सारे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, और लोगों को और जानना था इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी ने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की हैं। तो आज हमारे साथ हैं दोबारा एडीजी ऑफ आर्कियोलॉजी डॉक्टर संजय मंजुल, और हम उनसे जानेंगे, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था सिनौली के सेंट्रिक, बट हम और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, अलग साइट्स जानेंगे, कैसे वो वर्ड सिविलाइजेशन में फिट होती है इंडिया की हिस्ट्री, वो सब चीज़ें जानेंगे। तो वेलकम सर टू द चैनल। बहुत अच्छा लगा कि आज आपने टाइम निकाला है हमसे बात करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऑल्दो हमारा चैनल तब एकदम नया था, बहुत अच्छे हमें व्यूज़ आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आज हम कोशिश करेंगे और चीज़ें जानने की, ऑडियंस के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से पूछने के आपसे, और थैंक्स अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी लोगों को, और इट्स अ रियली अपॉर्चुनिटी कि आपने जिस तरह से पिछले टॉक में बहुत सारी चीज़ें कवर हुई थी, लेकिन इतिहास को जानने के लिए वो बहुत छोटा है, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारा जो कल्चर है, उसकी कंटिन्यूटी है, वो बहुत लंबा है। तो शायद इसमें काफ़ी कुछ हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि तो सर पहले तो मैं आई थिंक वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे हमने छोड़ा था। पिछली बार हमने सिनौली की बात की थी। सिनौली को लेके लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कई हिस्टोरियंस ने बोला कि ये आई थिंक हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको बोला गया है। तो उसमें ऐसे क्या डिफरेंसेस थे जो आई थिंक इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सके कि क्या ये हड़प्पन का ही पार्ट था या फिर कुछ अलग चीज़ें इसमें ऐसी मिली हैं जो कि हमें और एक क्लियर पिक्चर दे इस चीज़ की। बहुत अच्छा प्रश्न है, और कई लोगों में ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो पहले रिसर्चेस हुए इंडिया में, उसमें एक नैरेटिव फिट किया गया कि पहले हड़प्पन, फिर हड़प्पन के बाद चालकोलिथिक फेज आया, और इस तरह से ओसीपी कल्चर, और फिर हिस्टोरिकल पीरियड या सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि कल्चर जो है एक एरिया में डेवलप नहीं हो रहा था, जबकि साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो रहा था कल्चर का। तो जैसे हड़प्पन का जो एरिया था वो सप्त सिंधु, या हम सरस्वती और सिंधु के बीच की का जो लैंड था, जिसमें और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज थी नदियों की, उसमें हड़प्पन कल्चर का उद्भव और विकास हुआ। उसी समय दूसरी नदियों पे, जैसे यमुना, गंगा,
या और अन्य नदियों पे भी समानांतर कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा था। अब हमें ये प्रश्न जो है लेट हड़प्पन का अर्थ ये है कि जब हड़प्पन कल्चर या सभ्यता जब धीरे-धीरे खत्म होने लगी, अपने ऐसे कगार पे आ गई जब वो माइग्रेट होके वहाँ के बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों को उन्होंने ऑक्युपाई किया, जिसमें अपर गंगा यमुना दोआब भी महत्वपूर्ण था और जो हड़प्पन्स माइग्रेशंस हुए वो उधर भी हुए। लेकिन ये माइग्रेशन भी एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि लगभग 2000 बीसी, जिसे हम हड़प्पन 2500 से 1900 बीसी तक हम हड़प्पन का समय सीमा मानते हैं, और उसका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। डिस्टिंक्ट कल्चर मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही मिलता है, वो दूसरे कल्चर में नहीं मिलता है। जैसे सील, जिसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखे हैं, वेट एंड मेजर्स, जो चर्ट के और उसके क्यूबिक वेट्स हैं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। बैरल शेप कार्नेलियन बीट, जो रेड कलर का, वो सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है। एक सर्टेन टाइप की पॉटरी, यानी ब्लैक कलर, रेड पे ब्लैक कलर से जो पेंटिंग है वो हड़प्पन की एक स्पेशलिटी है। ब्रिक साइजेस, उसका जो रेशियो है ब्रिक का 1:4 का रेशियो है, अर्ली हड़प्पन का 1:3 का रेशियो है। तो ये जो रेशियो है वो हड़प्पन में ही हमें मिलता है। तो ये जो कुछ स्पेशल चीजें हैं वो हड़प्पन की पहचान है, जिससे हम हड़प्पन की पहचान करते हैं। जब ये लेटर माइग्रेशंस हुए या अलग-अलग जगह पे हुए, तो दूसरे कल्चर के साथ वो मिक्स होने लगे, क्योंकि अगर वो मिक्स नहीं होते तो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं वो कंपोनेंट का कैरी फॉरवर्ड करते। जैसे हमारे पास वेट एंड मेजर्स था, जो स्क्रिप्ट था, वही तो वो यूज करेंगे अगर आप दूसरे जगह भी जाएंगे तो। लेकिन जब हम अपर गंगा यमुना दोआब में जो खुदाइयाँ हुई हैं, खासकर सनौली की खुदाई या अभी रिसेंटली तिलवाड़ा की खुदाई चल रही है, उन सब जगहों पे जो ब्रिक साइज मिले हैं वो हड़प्पन ब्रिक से अलग हैं। जो बीड्स और वो चीजें मिली हैं वो भी हड़प्पन से अलग हैं। जो चैरियट मिली है वो भी हड़प्पन से अलग हैं। पॉटरी मिली है वो भी हड़प्पन से अलग हैं। और साथ साथ जो वहाँ की अपर गंगा यमुना दोआब की जो एक स्पेशल फीचर है, खासकर ओसीपी कॉपर होड जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग इसको 12 और से भी रिलेट करते हैं। तो जो ओसीपी कल्चर है बेसिकली ये भी रेडवेयर है, लेकिन इसके साथ जो कॉपर होड मटेरियल मिलता है, यानी वेपन्स मिलते हैं, तलवारें हैं या और तरह के जो वेपन्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कल्चर में मिलता है, वो हड़प्पन में नहीं मिलता है। सर तो ओसीपी क्या हुआ? ओसीपी ओकर कलर वेयर, ये भी रेड वेयर का ही एक वेराइटी है जो यहाँ यूज हो रहा था। तो कल्चरली ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि जो हड़प्पन का टाइम फ्रेम है 2500 से लेके 1900, ज्यादा से ज्यादा लेट हड़प्पन 1800 तक चलता है। वैसे ही ओसीपी और कॉपर होड का जो समय सीमा है वो भी लगभग 2200 या 2300 से लेके और 1500 तक चलता है। इसका मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे जब उधर मैच्योर हड़प्पन चल रहा था और इधर गंगा यमुना दोआब में ओसीपी और कॉपर होड कल्चर चल रहा था, क्योंकि दोनों का जो डेट है वो समानांतर डेट आ रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये लेट हड़प्पन नहीं है, अर्थात यानी 1900-1800 बीसी में ये लोग इधर नहीं आए, बल्कि यहाँ पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे और इनका अपनी एक अलग पहचान थी। तो इसलिए ये जो कन्फ्यूजन पहले स्कॉलर्स ने क्रिएट किया लेट हड़प्पन का, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। इसके पीछे ये सोच थी कि जो हड़प्पन जब खत्म हो गए तो वो माइग्रेट हो गए और उनका कल्चर एकाएक रूरल कल्चर में तब्दील हो गया। लेकिन जब आप अपर गंगा यमुना सनौली जैसा साइट देखेंगे, जहाँ चैरियट है, जहाँ इतने एडवांस वेपन्स हैं, शील्ड है और अलग अलग तरह के वेपन्स हैं और अलग गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं,
तो ये दिखाता है कि ये लोग रूरल कल्चर के लोग नहीं थे, बल्कि ये एडवांस कल्चर था। और तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये लेट हड़प्पन पीपल नहीं है, बल्कि ये भी एक एडवांस कल्चर था। तो इसलिए ये बहुत स्पष्टता हमें समझना चाहिए, स्कॉलर्स को भी ये समझना चाहिए कि पैरेलल डेट 2400 और 2300 बीसी में एक तरफ हड़प्पन है तो दूसरी तरफ ये चल रहा है, तो लेट हड़प्पन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिछली बार बोला था, जो आई थिंक मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा रिआइटरेट करें कि सिविलाइज़ेशन और संस्कृति अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ आप थोड़ा ऑडियंस को एक बार दोबारा एक बार याद रिफ्रेश कराइए ताकि हाँ। वो लोग समझ पाएँ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हड़प्पन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी एक लंबे डिस्टेंस तक एक स्टैंडर्डाइजेशन है। यानी वो एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे, वो एक दूसरे के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स था, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी। तो ये किसी आप ट्रेल ऑफ कल्चर्स देखें, चाहे वो सरस्वती की हो, चाहे वो इंडस की हो, या अफगानिस्तान में सुरदघई और अन्य साइट हो, या यहाँ और आगे तक, तो सब जगह एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे, इसलिए उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। संस्कृति छोटी संस्कृति भी हो सकती है, एक कबीला जो एक जगह डेवलप हो रहा है, वो भी, उसको भी हम संस्कृति कहते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग डिस्टिंक्ट पहचान है और एक अलग तरह से वो निवास कर रही है, अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर रही है, वो लोकलाइज भी हो सकता है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों हैं तो एक सिक्के के पहलू, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं। सर ये ना थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि जो सबसे पुरानी सिविलाइज़ेशन थी वो हड़प्पन थी और मोहनजोदारो जो था उसका वो मोस्टली अब सब पाकिस्तान में पड़ता है। तो अभी तक आई थिंक उस चीज़ को 10-15 साल हो गए हैं जब से हमने स्कूल से ग्रेजुएट किया। तो अब तब से लेके अब तक क्या एडवांसमेंट हुए हैं? अगर किसी को पूरा समझना हो इंडिया की हिस्ट्री बेस्ड ऑन जो चीज़ें भी सामने आई हैं, क्या अपडेट्स हुए हैं उस चीज़ को लेके, तो हम पूरी अगर सिविलाइजेशन पे एक थोड़ी-सी नज़र डालें, पहले इंडिया की, देन मे बी ग्लोबल क्या पैरेलली चल रहा था। तो सबसे पहली सिविलाइजेशन अभी तक की स्टडीज़ के हिसाब से क्या है हमारी? 2 चीज़ समझना ज़रूरी है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारा डिवाइडेशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान, तो जो महत्वपूर्ण साइट थे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये साइट पाकिस्तान में चले गए, जो प्री इंडिपेंडेंस जिसका एक्सकवेशन हुआ था। इंडिया में सिर्फ एक 2 नोन साइट रह गए थे, एक रंगपुर जो गुजरात में है, और एक साइट जो पंजाब में है, रोपड़। ये 2 नोन साइट रह गए थे, लेकिन ये बहुत छोटे साइट थे। और तो सबसे पहले इन दोनों का एक्सकवेशन हुआ। उसके बाद एक ये चैलेंज था कि इंडियन साइट जो हमारा बाउंड्री था, उसमें क्या हड़प्पन साइट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पूरे एरिया में काम किया, जैसे ए घोष से लेके विदेशी लोग भी थे, भारत के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लोरेशन किया। एक्सप्लोरेशन करके बहुत सारे साइट प्लॉट किए, जो ड्राई बेड ऑफ घग्गर और चौतांग, सतलज और उसकी और छोटी-छोटी ट्रिब्यूटरीज को प्लॉट किया गया। और इनके किनारे-किनारे हमें 1200 से भी ज़्यादा हड़प्पन साइट मिले। तो ये पता चला कि इंडस में जितने साइट हैं, यानी इंडस रिवर के किनारे जितने साइट हैं, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भारतीय साइड में जो घग्गर, जिसको हम आज घग्गर कहते हैं, घग्गर का ड्राई बेड, और एंशिएंट सरस्वती का एक चैनल है वो, और वैसे ही उनकी सहायक नदी दिस्वतवती है, उसके किनारे राखीगढ़ी जैसे साइट हैं, कालीबंगा घग्गर के किनारे साइट है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात कोस्ट के किनारे अनेक साइट प्रकाश में आए, जिसमें महत्वपूर्ण है लोथल, धौलावीरा और छोटे-छोटे बहुत सारे साइट पूरे कोस्टल एरिया में हमें मिला, खासकर गुजरात के कोस्टल एरिया में।
और कच्छ के गल्फ ऑफ कैम्बे और उस एरिया से लेके कच्छ, रण ऑफ कच्छ, और वहाँ भी बहुत सारे साइट प्रकाश में आए और अभी भी अनेक साइट प्रकाश में आ रहे हैं निरंतर, क्योंकि बहुत सारी साइट्स जंगलों में छिपे हैं जिनका अभी पता नहीं था, वो प्रकाश में आ रहे हैं। तो ये, और उसके बाद जब ये साइट अलग-अलग डिस्कवर हुए तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिसमें प्रोफेसर बीवी लाल और जेपी जोशी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कई साइट का एक्सकवेशन शुरू किया। उसके बाद आर.एस. बिस्ट ने धौलावीरा का एक्सकवेशन किया। वैसे ही राखीगढ़ी के एक्सकवेशन में कई और विद्वान और आर्कियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व रहे। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके तहत अनेक साइट प्रकाश में आए। अब आपने बात किया टाइमलाइन की, कि ये टाइमलाइन क्या है। सबसे पहले हम मानते थे कि मेहरगढ़, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में मेहरगढ़ एक साइट है, जहाँ अर्लीस्ट डेट जो है लगभग 8000 BC का डेट आया था, जिसमें ए सिरामिक फेज का अर्थ है उस समय लोगों ने पॉट बनाना, सिरामिक बनाना नहीं सीखा था, मिट्टी के पात्र बनाना नहीं सीखा था। वहां से लेके फिर न्योलिथिक एज आता है और उसके बाद चालकोलिथिक और हड़प्पन कल्चर का डेवलपमेंट वहां दिखाई देता है, जो एक टाइप साइट के रूप में हम जानते हैं मेहरगढ़ को। उसके बाद सरस्वती और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे हमें कई साइट प्रकाश में आए, जिसमें हम बिराना एक साइट है हरियाणा में, जिसका एक्सकवेशन डॉक्टर एल एस राव ने किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो जो उसमें जो डेट आए लगभग 6500 साल BC, जिसको हम कहते हैं BC के डेट आए। तो ये पता चला कि यहाँ भी एक पैरेलल डेवलपमेंट है अर्ली लेवल पे। उसके बाद कुणाल के भी डेट लगभग 6000 BC के आसपास आए और रिसेंटली अभी राखीगढ़ी एक्सकवेशन में जो मुझे डेट मिले हैं वो भी लगभग 6000 BC के हैं। इसके अलावा बिंजौर 5000 BC है, कालीबंगा लगभग 5000 BC के साइट के डेट्स आए हैं। तो अनेकों डेट्स ऐसे मिले हैं जो 6000 से 5000 BC के डेट सरस्वती के बेट पे हमें हड़प्पन साइट से मिले हैं। तो जो क्रोनोलॉजी है हमारे साइट्स की, अगर हम अर्ली फार्मिंग कल्चर को छोड़ दें और उसके पहले के कल्चर जैसे मेसोलिथिक है या पैलियोलिथिक है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर नोमैडिक थे। और तो जहाँ से सेटल लाइफ शुरू होता है वहाँ लगभग 6000 से 8000 से 6000 BC के बीच में हम सेटल लाइफ शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अर्ली फार्मिंग कल्चर, यानी हमने खेती करना शुरू कर दिया। और जब खेती करना शुरू कर दिया तो पशुपालन भी साथ साथ तो होने लगा। तो हम एक सेटल लाइफ में आ गए और उसके एविडेंस मिलने लगते हैं। उसके बाद हमें जिसे हम प्री हड़प्पन कहते हैं, यानी हड़प्पन एलिमेंट तो है लेकिन वो पूर्णतः हड़प्पन हम उसको नहीं कह सकते। वो फेज आता है जब हम हैंडमेड पॉटरी आने लगी और हम शिकार भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, दोनों का मिक्सचर है, तो ऐसा फेज आता है। फिर उसके बाद आता है अर्ली हड़प्पन, जिसको हम मानते हैं कि 3500-3600 BC से शुरू होता है और लगभग 2600 BC तक अर्ली हड़प्पन फेज चलता है। अर्ली हड़प्पन फेज का मतलब है अर्ली अर्बन फेज, यानी हमने स्टैंडर्डाइजेशन सीख लिया, हमने और एग्रीकल्चर एडवांस हो गया, हमने व्हील बनाना सीख लिया, यानी मोबिलिटी हम में आ गई, हमारे कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ गए और जगह से। तो इसको हम कहते हैं अर्ली अर्बन फेज। सर बिफोर हड़प्पन जो आपने फेजेस बताए, प्री हड़प्पन हो गया या फिर उसके भी पहले का हो गया 8000 to 6000 BC। हाँ, इन सब की भी हमारे पास फाइंडिंग्स हैं, मतलब उसको तो हम हड़प्पा में हड़प्पन कल्चर में वो सिग्निफाई कर सकते हैं। तो नहीं, सबकी फाइंडिंग है और कल्चरल एविडेंस है और उसके साइंटिफिक डेट्स हैं। ओके।
हाँ, उसके आधार पे ही मैं डेट बता रहा हूँ। उसके बाद जब अर्ली हड़प्पन की बात आए तो जो हड़प्पन है उनका एलिमेंट दिखाई देने लगता है और उसी का डेवलपमेंट है मैच्योर हड़प्पन, जिसे हम क्लासिकल हड़प्पन भी कहते हैं और कुछ लोग सिर्फ उसको हड़प्पन कहते हैं। ओके तो एक्चुअल वो जो फेज है 2600 बीसी से लेके और 1900 बीसी तक का, वो क्लासिकल हड़प्पन है। ओके लेकिन हड़प्पन का जो लेगेसी है वो स्टार्ट हो जाता है 3000 और उससे अर्ली 3600 बीसी से वो हड़प्पन कल्चर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो हम इसे इसलिए मैंने कहा कि ये प्री अर्बन फेज, यानी अर्बन कंपोनेंट तो आ गए लेकिन पूरी तरह से अर्बन नहीं हुआ, यानी उसका टाउन प्लानिंग उतना नहीं आया, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं आया, सील मिलने लगे, यानी व्यापार हो रहा है लेकिन उसमें स्क्रिप्ट नहीं डेवलप हो रहा है। तो यानी हम धीरे धीरे स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट आने लगा लगभग 3000 के बाद। तो तब उसको हम सिविलाइजेशन का नाम देते हैं और उसे हम कहते हैं क्लासिकल फेज ऑफ हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अभी भी हम यही बोलें कि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन एज सच, वो हड़प्पन ही बोली जाएगी। या ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन थी और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में ये वन ऑफ द प्राचीन सिविलाइजेशन, यानी कंटेम्पररी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और भारत, ये एक कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस है। लेकिन हमारे यहाँ इसकी कंटिन्यूटी मिलती है आज तक, लेकिन और सिविलाइजेशन में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, बीच में उनके ब्रेक चीजें नहीं है, मिलती। फिर दूसरी चीजें आ गई, लेकिन हमारे यहाँ एक कंटिन्यूटी है कल्चर की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में भी देखें तो भारतीय जिसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं, वो बहुत ही एडवांस था। एडवांस का अर्थ ये है कि ये इनकी जो टाउन प्लानिंग, उसकी जो प्रिसीजन ऑफ टाउन प्लानिंग, यानी मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब प्रिसीजन होते हैं, जैसे आज हम आर्किटेक्ट होता है उसे पता है कि अगर हम ब्रिक का साइज, हम एक सर्टेन ब्रिक का साइज लें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मीटर दीवार में कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो ये मैथमेटिक्स है। राइट। तो इसी तरह से हड़प्पन के पास मैथमेटिक्स था, इसलिए उन्होंने रेशियो डेवलप किया कि इतना ब्रिक, अगर हम इस रेशियो का इतना ब्रिक लेंगे इस साइज का तो इतनी बड़ी दीवार बना सकते हैं, यानी उनके पास मैथमेटिकल प्रिसीजन था। सेकंड, जो टाउन प्लानिंग, राइट एंगल पे स्ट्रीट का कटना या ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट, हाइजीन का जिस तरह से उन्होंने टाउन प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट किया है, वो अद्भुत है, जो दूसरे कल्चर से इसको अलग करता है। दूसरा, बहुत सारे सवाल उठते हैं लोग कि क्या इस कल्चर में राजा होता था, हायरार्की होती थी, या किस तरह से इस कल्चर का मैनेजमेंट कैसे चलता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे साइट पे ये अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये इसका सिस्टम कैसा था। लेकिन ज़्यादातर जो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता ये मानते हैं कि इसमें एक जो हायरार्की है वो एक पब्लिक इंटरफेस के साथ चलता था, जो आज हम लोकतंत्र कहते हैं, उसी तरह का एक सेटअप रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इतनी हायरार्की दिखाई नहीं देती है स्ट्रक्चर में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरे सिविलाइजेशन में राजा और स्लेव या वैसे होते थे, लेकिन यहाँ के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में और उसमें जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उसका कोई एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी एक सर्टेन जगह पे आप सील्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि सब जगह मिल रहे हैं। अगर बीड्स मिल रहे हैं तो वो सब जगह मिल रहे हैं। तो इसका मतलब एक इक्वालिटी जो है वो इस कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं आपको राखी गढ़ी के बारे में और डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से ये एडवांस कल्चर कैसे डेवलप हो रहा राखी गढ़ी था। में सर हम पूरा डिटेल में जाएंगे। एक सर उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि जैसे आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि राजा और वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था मे बी, बट इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को मैनेज करना विदाउट राजा वाले कल्चर के,
तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा, मे बी डेमोक्रेसी बोलेंगे उसको, कैसे बोलेंगे, और उस टाइम पे उसकी भी कुछ थ्योरीज हैं कि कैसे और हो देखिए सकता है। दो चीजें, अगर राजा का कॉन्सेप्ट आता है तो शायद जो स्टैंडर्डाइजेशन और एक तरह की चीजें सब जगह बन रही हैं ये मुश्किल था, क्योंकि हर राजा का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। हर राजा अपने हिसाब से अपने टाउन को, अपने प्रजा को वो देखता है। लेकिन यहाँ एक लगभग एक कॉन्सेप्चुअली यूनिफॉर्मिटी दिखती है जो सब जगह है। तो ये और दूसरा, ये जो कल्चर है ये ज़्यादातर व्यापार ओरिएंटेड था। जो इनका व्यापार था वो मेसोपोटामिया और वहाँ तक इनका व्यापार फैला हुआ था। तो एक ये कल्चर तभी ये सर्वाइव कर पाया क्योंकि ये अलग-अलग जगह पे भी उन्होंने उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया। और उस स्टैंडर्ड को तब हम फॉलो करते हैं जैसे एक कोई सभा हो, समिति हो, एक ऐसे सेटअप हो जहाँ वो इलेक्ट होके आ रहे हैं और फिर वो मैनेज कर रहे हैं। तो उसी तरह से वो मैनेज करते हैं जैसे दूसरे जगह पे कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर वो उससे अलग करने की कोशिश करेंगे तो शायद उनका विरोध हो जाएगा। लेकिन जब राजा का कॉन्सेप्ट होता है तो वहाँ राजा ही निर्णय लेता है कि उसको क्या करना है। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और अभी जितना इस पे स्टडी किया जाए उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। और लगातार कई लोग इस पे काम कर रहे हैं कि जो सोशल नेटवर्किंग था और सोशल वो कैसे सोसाइटी काम कर रही थी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च का विषय है। क्योंकि ग्लोबली यही माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जनता है टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, वो रोम से कहीं ना कहीं निकला है, इटली से आया है वो। बट अगर इस चीज़ का भी थोड़ा और क्लैरिटी निकलेगी, जैसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स आएंगे, तो आई थिंक इस चीज़ में भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन थोड़ा और सामने आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इटली से बहुत पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ चुका था। हमारे यहाँ जो अर्लीस्ट डेमोक्रेसी के जो इंस्क्राइब्ड वो मिलता है वो लिच्छवियों का मिलता है। Okay. तो जो पूरा 8 कॉन्फेडरी जो अलग-अलग थी उसको मिलके एक वो बना था। और गणतंत्र का वो जो है वो एविडेंस मिलता है लगभग 5th 6th सेंचुरी बीसी में। ओके। तो हमारे यहाँ बहुत पहले ये सिस्टम आ चुका था। और तो रिटन एविडेंस भी हमारा अर्लीस्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गणतंत्र है इसका जो बर्थ प्लेस है वो भारत ही है। और सर आई थिंक अब मेन अगर क्रक्स पे जाएं, सबसे जिस चीज़ पे हम डिटेल में जानना चाहेंगे, और आपने बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए, राखी गढ़ी की जो साइट्स हैं। तो राखी गढ़ी में एक्सकेवेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहा, क्या क्या चीज़ें मिली, कुछ चीज़ ऐसी मिली क्या जिससे आप भी सरप्राइज्ड हुए, और कैसे वो हमारे जो थिंकिंग है उसको चेंज करती है कि इंडिया की हिस्ट्री में क्या नई चीज़ें पता चली? राखी गढ़ी पूरे हड़प्पन कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। इम्पोर्टेंट कई मामलों में। एक, जो इसका कल्चरल सीक्वेंस है, यानी कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, उसकी जो निरंतरता है। दूसरा, ये साइट बहुत बड़ा है और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बिगेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये मोहनजोदड़ो और उससे भी बड़ा है। गनबेरी वाला अभी एक्सकवेशन नहीं हुआ है पाकिस्तान में। तो कई लोग ये मानते हैं कि गनबेरी वाला सबसे बड़ा है, कई लोग ये मानते हैं कि राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। निश्चित रूप से जो भारतीय क्षेत्र में ये सबसे बड़ा साइट है। राखी गढ़ी में 7 माउंड हैं, यानी 7 ऐसे टीले हैं जिसपे एक्सकवेशन हुए हैं। 7वां जो टीला है वो बरियल माउंड है, यानी नेक्रोपोलिस है, जहाँ शवदाह करते थे या शव को बरीड करते थे। तो हम देखते हैं कि और ये दृश्योत्पत्ति के किनारे है, जो सरस्वती की एक सहायक नदी थी। आज हम उसे चौतांग कहते हैं। ओके। इसका एक्सकवेशन सबसे पहले डॉक्टर अमरेंद्र नाथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस समय।
उन्होंने स्टार्ट किया था और 3 सीज़न उन्होंने एक्सकवेट किया इस साइट को और उन्होंने यहाँ के कल्चर सीक्वेंस को ये उजागर किया। उसके बाद प्रोफ़ेसर शिंदे डेक्कन कॉलेज से के प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने बरियल साइट पे विशेषकर काम किया और वहाँ से एक डीएनए उनको निकालने में सफलता मिली और उस डीएनए के रिजल्ट से ये पता चला कि जो हड़प्पन लोग हैं वो इंडिजिनस लोग हैं, यहीं उनका डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक नया आयाम दिया। 2020-21 में भारत सरकार ने इसे आइकॉनिक साइट डिक्लेयर किया, जो 5 इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक साइट में एक है, जिसमें धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, हस्तिनापुर और शिवसागर, ये 5 उसमें एक है इसको। तो गवर्नमेंट का ये था कि इस साइट को हम डेवलप करें क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय पुरातत्व के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है और इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप इसका कार्यभार आप संभालें। मैंने एक्सकवेशन शुरू किया 2021 में, री एक्सकवेशन, और मेरी जो प्लानिंग थी इस एक्सकवेशन को करने में, सबसे बड़ी प्लानिंग ये थी कि हम उन पहलुओं को टच करें जिन पहलुओं पे अभी तक काम नहीं हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी हैं क्योंकि बहुत सारे 450 साइट से भी ज़्यादा एक्सकवेट हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे पहलू जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, उन पहलुओं को उजागर करना ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे माउंट को हम लें जैसे माउंट नंबर 3, हमने 7 माउंट बताएं, 3 नंबर का माउंट पे कभी किसी ने एक्सकवेशन नहीं किया था, तो वो माउंट अनटच्ड था। दूसरा, ये 7 माउंट का आपस में क्या रिलेशन है, इसको एस्टेब्लिश करना भी जरूरी था। क्यों ये अलग अलग माउंट है, क्यों एक साथ नहीं है? सर, ये माउंट जैसे माउंटेन्स हो गए, राइट? तो ये कितने कितने दूरी पर होते हैं इसमें? देखिए, ये जो है ये लगभग साथ साथ ही है, कोई 10 मीटर की दूरी पे है, कोई 20 मीटर की दूरी पे है, इस तरह से। ये माउंट का अर्थ है माउंटेन से नहीं है, ये माउंट का टिला है, यानी जहाँ आदमी रहता था वो एक घर बनता है, फिर वो टूट गया, फिर दूसरा बना, तीसरा बना, तो ऐसे करके एक टिले का रूप ले लेता है। ओके। तो ये टिला 24 मीटर तक हो सकता है। हमारा जो 4 नंबर माउंट है वो 24 मीटर के आसपास है और दूसरे माउंट कोई 18 मीटर है, कोई 14 मीटर है, कोई 11 मीटर है, ऐसे माउंट का शेप है। यानी वहाँ जो लोग रह रहे हैं, फिर उसके ऊपर दूसरे लोग, यानी हजारों सालों से एक ही जगह पे रहते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो एक टिले का रूप ले लेता है, तो उसको हम माउंट कहते हैं। वैसे उसका एरिया कितना होता होगा? ये हर माउंट का अपना अपना एरिया है, जैसे एक गांव का एरिया होता है, एक गांव में छोटे गांव भी होते हैं, बड़े गांव भी होते हैं, वैसे ही है। हर माउंट का क्षेत्रफल अलग अलग है, जिसमें 4 नंबर और 5 नंबर सबसे बड़ा टिला है, लेकिन उसके ऊपर अभी राखीगढ़ी का जो मॉडर्न विलेज है, राखीगढ़ी खास और राखीगढ़ी शाहपुर, ये दोनों उसी के ऊपर बसा है, तो उसका खुदाई संभव नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, माउंट नंबर 3 पे हमने एक्सकवेट किया फॉर्चुनेटली, और माउंट नंबर 1 पे भी हमने एक्सकवेशन किया, माउंट नंबर 7 पे एक्सकवेशन किया जो बरियल माउंट है। फॉर्चुनेटली ऐसी चीजें प्रकाश में आई जो चौंका देने वाली थी। चौंका देने वाली, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा माउंट नंबर 1 से। माउंट नंबर 1 में हमें यूजुअली जो पहले रिपोर्ट किया उससे अलग यहाँ अच्छे स्ट्रीट मिले जो राइट एंगल पे कट रहे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक एक सेक्टर जैसे कॉलोनी कटती है 18 बाई 18 के आसपास का एक सेक्टर है जो हाउस कॉम्प्लेक्सेस को दिखाता है। दूसरा, यहाँ बीड बनाने की फैक्ट्री के एविडेंस मिले कि जो मनके बना रहे थे सेमी प्रीशियस स्टोन, और उसके एविडेंसेस मिले जिसमें फर्नेसेस हैं, किल्न हैं, और ये पूरा का पूरा जो माउंट है वो एक हम जिसे कहते हैं क्राफ्टमैन्स हाउसेस हैं यहाँ पे। तो ये पूरा सेटलमेंट क्राफ्ट पर्सन्स और क्राफ्टमैन्स का सेटलमेंट रहा होगा। उस टाइम की सिविलाइजेशन की फैक्ट्री बोला जा सकता है। यस। वैसे ही जब हम माउंट नंबर 3 पे एक्सकवेशन कर रहे थे, तो माउंट नंबर 3 पे
चौंका देने वाले रिजल्ट मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तरफ जो हमें ह्यूज स्ट्रक्चर मिले, ये सनड्राइड ब्रिक और पकी हुई मिट्टी के जो ईंट बनती है, वो पकी हुई ईंट और धूप में सुखाई हुई ईंट, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिले, जिसे हम कुछ स्ट्रक्चर को जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो ग्रेनरी के रूप में, यानी वो अनाज रखने के लिए और इसके काम आता रहा होगा वो स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें गेटवे नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है, ये शायद लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे वो उसमें स्टोर करते थे वो सारी सामान। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पूरा एरिया जिसे मिला है, जिसे हम ग्रेनरी कहते हैं, यानी पब्लिक के लिए ये कॉमन ग्रेनरी रही होगी। जो लोग अनाज, सरप्लस अनाज है, वो यहाँ स्टोर करते रहे होंगे, जैसे आज वेयर हाउस और वो बनते हैं उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे। वैसे ही दूसरी तरफ उसी माउंट पे जिसे हम नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द माउंट पे हमें स्टेडियम का एविडेंस मिला। अब आप कहेंगे कि स्टेडियम कैसे हो सकता है इतना पुराना? ये तो ग्रीक और रोमन में सबसे पहले कोलोजियम वगैरह हम देखते हैं। कोलोजियम और वो, लेकिन यहाँ एक पब्लिक आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं स्टेप्ड फैशन में मिला है, जैसे स्टेडियम में होता है। ग्रीक स्टेडियम में भी दोनों तरफ बैठने का रेक्टेंगल वो है और स्टेप्ड आर्किटेक्चर है, जिसमें जैसे सीढ़ी नुमा आर्किटेक्चर है उसमें बैठने का। यहाँ भी हमें सीढ़ी नुमा आर्किटेक्चर मिला है और ये एक सॉलिड ब्रिक कंस्ट्रक्शंस हैं और ये ब्रिक सन ड्राइड ब्रिक से बनाए गए हैं और जो टाइम टू टाइम उसमें रिपेयर किया गया है, जो बर्न ब्रिक से रिपेयरिंग की गई है। बर्न ब्रिक मतलब पकी हुई मिट्टी के जो या पकी हुई ईंट जिसको हम कहते हैं ना, पकी हुई ईंट से उसकी रिपेयरिंग भी की गई है टाइम टू टाइम। तो एक ये महत्वपूर्ण खोज थी और ये हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम कॉन्सेप्ट है, जिसे हम स्टेडियम या पब्लिक कांग्रीगेशन सेंटर कह सकते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते होंगे और उसके आगे सेरेमोनियल ग्राउंड है, एक बड़ा सा पाथवेज है। जैसे आज आप नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के साथ में जो राष्ट्रपति भवन से जैसे आप पाथवेज देखते हैं, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। उतना बड़ा नहीं है लेकिन उस समय के हिसाब से वो भव्य रहा होगा, उतना बड़ा रहा होगा। सेरेमनीज होती होंगी। हाँ, सेरेमनीज होते होंगे, गेम्स होती होंगी और मेन पाथवे भी वही रहा होगा, जो माउंट नंबर 3, माउंट नंबर 2, माउंट नंबर 4, माउंट नंबर 1 सबको वो कनेक्ट करता है। वो एकदम बीच में है वो। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उन्होंने ये प्लान किया है, इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है किसी भी हड़प्पन साइट के लिए और इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण खोज है कि किसी भी जगह पे हमें एक्सेप्ट धौलावीरा वाटर मैनेजमेंट का इतना बढ़िया एविडेंस हमें नहीं मिला है। यहाँ पे बड़े बड़े तालाब शायद बनाए गए थे और उसमें जो रिवर का है, रिवर के से इसको नहर से जोड़ा गया होगा पानी स्टोर करने के लिए। तो उसके एविडेंस हमें यहाँ पे मिले हैं, जो एक महत्वपूर्ण खोज है कि क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया। मैं एक बात आपको बताऊं कि कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी संस्कृति क्राइसिस में डेवलप होती है, क्राइसिस में इन्वेंशंस होते हैं और शायद यही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हुआ, राखीगढ़ी में भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ। क्योंकि जब हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके रिवर बेड को तलाश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ बारिश के दिनों में कुछ पानी भर जाता है या पानी आते हैं, तो हम रिवर बेड को तलाश कर रहे थे और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने वहाँ पे एक जिसे मैंने आइडेंटिफाई किया था कि शायद रिवर यहाँ से जाती होगी, वहाँ पे हमने एग्जैक्टली एक खुदाई की और उससे पता चला कि रिवर यहाँ से बहती थी और उस रिवर में 10,000 साल पहले के ये एविडेंस मिले कि ये तेजी से फ्लो कर रही थी यहाँ पे रिवर, लेकिन वो धीरे धीरे लगभग 3000 BC तक
आते आते वो रिवर सिर्फ सीजनल रिवर में तब्दील हो गई। सिर्फ बारिश के दिनों में शायद पानी आती रही होगी। इसका अर्थ ये था कि अब उनको वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार पानी नहीं आ रहा है, फ्लड प्लेन उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कैनाल बना के और वाटर स्टोरेज किया होगा, क्योंकि उससे आराम से खेती की जा सके, और वाटर टेबल भी हाई होगा, क्योंकि जो इन्होंने कुएं बनाए थे उस कुएं में भी पानी आता रहेगा, यानी पीने की पानी भी आराम से मिलेगी, वाटर टेबल हाई रहेगा। और दूसरा, बरसात की पानी उसको भी चैनलाइज किया होगा कि इस तरह के टैंक में वो आ जाए। तो एक जो वाटर मैनेजमेंट उन्होंने किया, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम जो डेवलप किया, वो दर्शाता है कि ये लोग बहुत ही मेटिकुलस थे और इनके पास एक आइडिया था कि टाउन को कैसे डेवलप करना है और ये लंबे समय तक कैसे सरवाइव कर सकता है। तो उसके एविडेंस, एक यूनिक एविडेंस है जो हमें राखीगढ़ी में मिला। बहुत बहुत अच्छे है सर, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से इन्होंने, जैसे आपने ग्रीनरी बताई, फूड स्टोरेज हो गया इनका, प्लस वाटर मैनेजमेंट हो गया, प्लस एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो जो एक सोसाइटी को चाहिए होता है जो पिलर्स, वो सब उन्होंने डेवलप किए हुए थे। डेवलप किए। अब हम आते हैं कि माउंट नंबर 7, जिसको हम बरियल ग्राउंड कहते हैं। बरियल ग्राउंड ये जो ओल्ड बेड था, रिवर का बेड, उससे काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे अर्लीस्ट सेटलमेंट के एविडेंस मिलते हैं। यानी ये लोग नदी के किनारे सबसे पहले वहाँ रहना शुरू किया होगा इन्होंने। माउंट नंबर 6 में भी और ये माउंट नंबर 7, ये दो जगह अर्ली एविडेंसेस मिलते हैं, जिसका डेट 6000 BC तक जाता है। अब ये कहेंगे कि फिर ये बरियल ग्राउंड कैसे हो गया, राइट, ये सवाल उठेगा। हाँ। तो आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि जो 6000 BC में जब यहाँ लोग रहना शुरू किए, उस समय रिवर का गॉर्ज काफ़ी डीप रहा होगा, वाटर कंटेंट करती होगी, क्योंकि किसी भी पेरेनियल रिवर में जाएंगे तो आप देखेंगे डेप्थ बहुत होता है उसका। तो डेप्थ बहुत रहा होगा, तो आराम से रिवर का वो यूज़ कर रहे थे। और बाद में धीरे धीरे वहाँ डेवलप किया इन्होंने, और लगभग 3000 BC तक वहाँ ये लोग रह रहे थे माउंट नंबर 7 पे। लेकिन उसके बाद संभवतः जब रिवर सूखने लगी, ड्राई हो गई, और बारिश के दिनों में पानी आने लगा, तो रिवर क्या उथली हो जाती है। तो धीरे धीरे उथली हो गई, तो जब तेज बारिश आएगी तो फ्लडिंग होगा, तो फ्लडिंग के कारण वो रहना वहाँ मुश्किल था। तो शायद इसलिए वो वहाँ से दूरी बना के लगभग 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पे आ गए, रिवर बेड के दूरी पे आ गए, जो और 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर माउंट पे आके, यानी इस तरफ आके वो रहने लगे, क्योंकि उनको एक सेफ डिस्टेंस चाहिए था। दूसरा फायदा ये था कि वो लैंड कल्टीवेशन के लिए अच्छा था, क्योंकि अब फ्लडिंग होगा तो मिट्टी उर्वर हो जाएगी। तीसरा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब वो गॉर्ज होगा तो वहाँ पानी भी रहेगा, सालों भर थोड़ा पानी रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, कभी झील की तरह रहेगा, और लेकिन पानी रहेगा अगर बारिश होगी तो बरियल उन्होंने वहाँ, जो लोग इधर शिफ्ट हो गए, तो उन जगहों पे इन्होंने अपना शव का आखिरी जो शवाधान है वो वहाँ करना शुरू किया, क्योंकि पानी वहाँ नज़दीक था रिवर। आज भी हम रिवर के किनारे वो करते हैं। तो इस तरह से कल्चर धीरे धीरे कई बार ख़त्म होती है, वहाँ से हट के दूसरी जगह जाती है, और वो उसका यूज़ बदल जाता है। तो इसके बहुत अच्छे एविडेंस हमको 7 नंबर पे अच्छा, 7 नंबर पे आई थिंक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो बर्निंग थी वो हिंदू क्रिमेशन की ही तरीके से होती होगी ना, फायर जो लगाई जाती है नदी के किनारे। बरियल ग्राउंड बोल रहे तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर दफनाया जाता था लोगों को? अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मिसकंसेप्शन है कि हिंदू में सिर्फ जलाते हैं। अर्ली उसमें जो आप ऋग्वेद में भी जलाने की और दफनाने की और उदिक्षा यानी खुले में रखने की, ये तीनों चर्चा होती है।
तो ये लगातार हमारी परंपरा रही है कि जहाँ बरीड भी किया जाता था और जलाया भी जाता था। अब ये अनुमान कैसे लगाएँगे? क्योंकि जलाने के बाद तो कुछ एविडेंस रह नहीं जाता है, फिर वहाँ नदी के किनारे है तो पानी से वो खत्म हो जाएगा, कुछ भी एविडेंस नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादातर एक्सकवेशन में आपको सिर्फ़ दफ़नाने वाली प्रक्रिया मिलती है, लेकिन जलाने वाली प्रक्रिया नहीं मिलती है। लेकिन इसका अनुमान कैसे लगाएँगे कि जलाते भी थे? इसका अनुमान इस बात से लगता है कि जो साइट 600 सालों से या 800 सालों से या 1000 सालों से चली आ रही थी, उसका एक पॉपुलेशन होगा। उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर क्रीमेशन अगर 50 साल या 40 साल एवरेज लाइफ माने, तो उसके हिसाब से बरियल होना चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिलता है। बरियल लिमिटेड मिलती हैं, यानी कुछ लोगों को किया जा रहा था, दफनाया जा रहा था और बाकी लोगों को जलाया भी जा रहा था। तो ये दोनों प्रक्रिया चलती हैं। दूसरा, एक्सकवेशन में हमें कुछ पार्शियल ये भी मिलता है, यानी कुछ बोन मिलते हैं लेकिन पूरा स्केलेटन नहीं मिलता। कुछ जगह सिर्फ ऑफरिंग मिलती है, यानी स्केलेटन नहीं मिलता। तो ये दर्शाता है कि बहुत तरह के अलग-अलग तरह से हम आखिरी क्रिया कर रहे थे, अंत्येष्टि क्रिया कर रहे थे अलग-अलग तरीके से। अब बाद में जाके जिसे हम कहते हैं कि 1700-1800 और उसके बाद जाते-जाते क्या हुआ, जलाने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज हो गई, ज़्यादा एडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने। वो क्यों किया? ये परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति जन्य इससे है कि अर्ली सिविलाइजेशन जब माइग्रेशंस होते हैं, जब और सिविलाइजेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो युद्ध भी होंगे, अलग-अलग कबीलाओं में युद्ध होगा। फिर जब मोबिलिटी डेवलप हो जाता है, यानी आप चैरियट चलाने लगे और मोबिलिटी आपकी ज़्यादा हो गई, आप लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं, तो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉर भी शुरू हो जाएगी। तो आप अगर 200 किलोमीटर दूर जाके, 100 किलोमीटर दूर जाके, 50 किलोमीटर दूर जाके अगर युद्ध कर रहे हैं 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो क्या होगा? लोग जो मरेंगे उसको आप घर वापस लाके दफना नहीं सकते। तो क्या होता है? उसका पार्शियल सिर्फ मेमोरियल चीज़ें लाके आप अपने घर पे दफनाते हो। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, और एक साथ बहुत सारे लोग मरेंगे तो महामारी की समस्या हो सकती है। तो हमारी प्रक्रिया जो है वो धीरे-धीरे जलाने की प्रक्रिया प्रिवेल करने लगी और हमें ये समझ में आने लगा कि जो युद्ध जिस तरह से होते हैं लगातार, उसमें दफनाने की प्रक्रिया ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं कर सकते, और लेकिन जो हम दफनाएँगे वो कुछ खास व्यक्तियों में वो प्रक्रिया चलती रही। खासकर मुझे लगता है एलीट क्लास में वो प्रक्रिया चलती रही, लेकिन ज़्यादातर हम जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये बाद में धीरे-धीरे हमारे कल्चर में एडॉप्ट हो गया। तो इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमें कि क्यों ऐसा हुआ। अब एक और उदाहरण मैं देता हूँ कि दर्शक बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आज के दिन में पहले क्या होता था, तेरहवीं होती थी, 13 दिन की प्रक्रिया चलती थी, नदी के किनारे ले जाके हम जलाते थे। आज क्या है, आज हम अग्नि में, इलेक्ट्रिक में भी जला देते हैं, 3 दिन में भी खत्म कर देते हैं अपनी प्रक्रिया, क्योंकि हमारे पास परिस्थिति जन्य है, हमारे पास उतना समय नहीं है, तो वो जल्दी होने लगा। वही प्रक्रिया जो दफनाने में की जाती थी कि हम अलग-अलग चीज़ें ऑफ़र करते थे। जैसे उसमें पात्र होते थे, अनाज होता था, उसमें खाट होते थे, फर्नीचर्स होते थे और अन्य चीज़ें दी जाती थी, क्योंकि डेथ के बाद कल की लाइफ़ की परिकल्पना थी और ये बहुत सारे कल्चर में थी। आज भी है, क्योंकि हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं। राइट। जलाने के बाद भी हम पिंडदान करते हैं। जलाने के बाद भी आप देखेंगे कि हम खाट दान करते हैं, गौ दान करते हैं, बर्तन दान करते हैं। क्यों? ये वही प्रक्रिया है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया, क्योंकि वो ये परिस्थिति जन्य है। आज जो लोग नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ पैसा दान कर देते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं लाते हैं। जो बहुत अच्छा कर सकता है वो असली खाट दान करता है, जो नहीं कर सकता है वो सिंबॉलिक करता है, खाट दान पैसे दे देता है, सिंबॉलिक करता है। तो ये क्या है, परिस्थिति जन्य है। और
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम कल्चर को और कल्चर की कंटिन्यूटी को समझने के लिए उसके एसेंस को समझना ज़रूरी है, उसकी आत्मा को समझना ज़रूरी है, न कि फिजिकल फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हैं, ये संभव नहीं है। संस्कृति चलायमान है, संस्कृति जो परिस्थिति जन्य है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे कल्चर में इम्बेडेड है, उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा वही रहती है, सोल वही रहता है। वही भारतीय संस्कृति का है, सोल हमारा वही है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत निराशा हाथ लगेगी, लेकिन उसकी आत्मा को समझना ज़रूरी है कि कैसे वो परिस्थितियों के हिसाब से मॉडिफाई हुआ है। तो आई थिंक बिगेस्ट जो पॉजिटिव है सिविलाइजेशन का, वो यही है कि जो टाइम के हिसाब से मॉडिफाई करती रहे अपने आप को, वही सर्वाइव कर जाती है। बिल्कुल, नहीं तो फिर वो विलुप्त हो जाती है कहीं ना बिल्कुल, कहीं। बिल्कुल। रिजिडिटी किसी भी कल्चर को सर्वाइवल नहीं करने देता है। तो ये इंडियन कल्चर का जो है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हमने एडॉप्ट किया सारी चीज़ों को, चाहे वो आक्रमणकारी आते रहे हों, तो उनके कल्चर की भी कुछ चीज़ें हमने एडॉप्ट कर ली, चाहे भाषा की बात हो, वो भी हमने एडॉप्ट किया। तो जो एडॉप्ट करने की जो क्षमता है हमारे संस्कृति में, उसने हमें रेगुलर मॉडिफिकेशंस का ऑप्शन दिया, और यही कारण है कि उन चीज़ों को हमारी संस्कृति में हम आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, योग हड़प्पन कल्चर में बहुत सारे टेराकोटास हमें मिलते हैं जो योग मुद्रा के हैं। जैसे पशुपति सील, उसमें योग मुद्रा स्पष्ट दिखाया गया है। प्रणाम करते हुए टेराकोटा है, सिंदूर लगे हुए टेराकोटा है, तो और मदर एंड चाइल्ड के टेराकोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए टेराकोटा है। और तो ये दिखाता है कि वो जो कल्चर के जो कंपोनेंट थे, वो आज भी हमारे कल्चर में उसी तरह से चल रहे हैं जो बहुत पहले चलती थी। बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा आपको बताता हूँ। अभी जो राखीगढ़ी 7 नंबर माउंट पे एक स्केलेटन अभी हम लोगों ने जो बरियल खोदा है, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, और हड़प्पन कल्चर में शवाधान की प्रक्रिया को समझने में। एक जो अभी हमने लेटेस्ट बरियल जो एक्सकवेट किया था, उस बरियल में सबसे एक हाथ जो राइट हैंड था, उसका कंधे से वो अलग दिखाई दे रहा था। और दूसरा हाथ पेट के पास है, बायां हाथ, और दाहिना हाथ बॉडी से अलग है और कंधे से अलग है। और कुछ पार्ट स्कल के ऐसे भी टूटे हुए थे। तो हम लोग बहुत समझ नहीं पा रहा था कि ये हाथ अलग क्यों है। अगर एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा हाथ और दूसरी चीज़ें भी डिस्टर्ब होनी चाहिए थी। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ हैं, यानी वो बांधे गए थे, जो आज भी प्रिवेल करते हैं, अंगूठा कई बार बांधते हैं हम। तो वो दोनों अंगूठे पाँव के एक साथ हैं, यानी वो बांधे गए थे, ये पक्का एविडेंस है। ये यानी सर परंपरा जो चली आ रही है वो हाँ 6000 BC से लेकर चली आ रही है। हाँ, अब देखिए और इंटरेस्टिंग क्या चीज़ें मिली। उसके लेफ्ट साइड में हेड के पीछे शेल की चूड़ियाँ, टूटी हुई चूड़ियों का वहाँ मिला। तो वो मेल फिगर है, वो है मेल का स्केलेटन मिला है। उसके सर के पीछे टूटी हुई चूड़ियाँ मिली हैं। तो वो एक अलग प्रक्रिया को दिखाता है कि भारतीय संस्कृति की कंटिन्यूटी क्या रही होगी आज भी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू हुआ जब हमने सोचा इसको लिफ्ट करके संग्रहालय में रखने के लिए हम इसको लिफ्ट करें। जब हम लिफ्ट करने के लिए आए, शुरू किया उसके चारों तरफ की खुदाई, तो कंधे के पीछे हमें बोन पॉइंट्स मिले, और करीब 4-5 बोन पॉइंट्स मिले। बोन पॉइंट क्या था? वो एक्चुअल जो तीर का अग्रभाग है। Okay. और संभवतः उसे जो बरीड किया गया वो एक वॉरियर रहा होगा, और उसने तरकश लगा रखा होगा, इसी कारण से उसका ये कंधा अलग हो गया। Okay. तो तीर के एविडेंस मिलते ही हमें ये समझ में आया कि ये कंधा क्यों अलग हुआ। और ये हाथ पेट पे क्यों है? क्योंकि इसमें धनुष लग रहा होगा।
तो वेदों में ऋग्वेद में भी एक चर्चा आती है कि एक वॉरियर को उसके पूरे अटायर के साथ यानी धनुष बाण के साथ उसको बरीड किया गया। तो एक ये बहुत अच्छा पैरेलल एविडेंस हमें दिखाई देता है जो हमारे साहित्य में, वेद में और एक्सकेवेटेड रिमेन्स में, इन दोनों को हम पैरेलली देख सकते हैं और वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा उदाहरण है जो राखी गढ़ी में हमें मिला है। सर स्केलेटन का जैसे आपको मिला, इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ये पूछूंगा कि जब भी हम स्केलेटन्स की बात करते हैं या फिर फाइंडिंग्स की बात करते हैं, या तो हमें सिविलाइजेशन के कुछ रिमेन्स मिलते हैं जो कि सोसाइटी हो गई, घर हो गए, ग्रेनरी आपने बोला, या फिर पॉटरी हो गई कि पॉटरी का हमें कुछ सिग्निफिकेंस मिल गया, क्या होता था उस टाइम पे। हमने अभी एंटरटेनमेंट की भी बात की, जैसे एम्फी थिएटर या कुछ था। ऐसे हमें कुछ लोगों के उस टाइम के जो उनकी स्किल्स थी या फिर जो उनका प्रोफेशन था, लाइक कोई डॉक्टर होता होगा, वैद्य होता होगा, कुछ हमें इस चीज़ का भी मिल सकता है क्या स्केलेटन को देख के कि ठीक है वॉरियर तो आई थिंक हमें मिलते हैं, वो जो पता चल जाता है, कुछ और जो उस टाइम के प्रोफेशंस रहे होंगे, क्या उस टाइम पे डॉक्टर होता था, क्या उस टाइम पे प्रीस्ट होते थे, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं क्या कई रिमेन्स में? देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं स्केलेटन में। ऑपरेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे स्कल में होल भी मिला है और वो होल ड्रिल किए हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय भी शायद ऑपरेशंस दांतों में ड्रिल करने के भी एविडेंस मिले हैं, यानी दांत का भी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस समय। तो ऐसे हमें एविडेंस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि निश्चित रूप से सर्जरी और इसका भी डेवलपमेंट हुआ होगा। दूसरा जो मृदभांड है जिसे हम पॉटरी कहते हैं, पॉट, और उसमें बहुत सारे मिनिएचर पॉट्स मिलते हैं। वो हो सकता है कि जो आज भी हम मेजरमेंट के लिए या दवा मेजरमेंट के लिए इसके लिए बना रहे होंगे, वो छोटे-छोटे पॉट। दूसरा जो व्यापार की बात आपने की, उसमें मैंने आपको ये बताया कि मेसोपोटामिया तक, हमारी बहरीन में और मेसोपोटामिया में या और कई जगह हमारे यहाँ से बने हुए चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट होती रही हैं और ये इसका रिकॉर्ड जो है मेसोपोटामिया के एक टैबलेट में लगभग 2500 से 3000 बीसी के टैबलेट में इसका रेफरेंस मिलता है कि मेलुआ जो है वो हड़प्पन कल्चर और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ से क्या-क्या चीज़ें वहाँ जा रही थी, जिसमें लकड़ी से भी एक कंपोनेंट है, हमारे बीड्स जा रहे थे यानी ऑर्नामेंट्स जा रहे थे यहाँ से बने हुए, और इसके अलावा जो पीकॉक है वो भी जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी और वो जा रहे थे। वहाँ भी बहरीन में और एक कॉलोनीज भी यानी कुछ सेटलमेंट भी मिले हैं जो यहाँ के लोग वहाँ रह रहे थे। तो ये अर्ली फेज से ही हमारा सी रूट से भी कनेक्शन था और लैंड रूट से भी कनेक्शन था, जो एक लंबी दूरी की यात्रा करके हम व्यापारिक संबंध हमारा डेवलप था, तो हम यहाँ से चीज़ें भेज रहे थे। ऊर के एक्सकवेशन में हमें कार्नेलियन बीड, जो स्पेशल हड़प्पन की स्पेशलिटी है, वो कार्नेलियन बीड, बैरल शेप कार्नेलियन बीड मिले हैं ऊर के एक्सकवेशन में लगभग 3000 बीसी में। और तो मैंने इंस्क्रिप्शन की बात तो आपको बताई। तो ऐसे एविडेंस ये क्लियर बताते हैं कि हमारा, और सिर्फ उतना ही नहीं, हड़प्पन सील और सीलिंग भी वहाँ मिले हैं हड़प्पन स्टाइल के। लोथल में हमें गल्फ के सील मिले हैं उस स्टाइल के। तो ये दर्शाता है कि हमारा सी रूट से हमारे ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वी आर एक्चुअली, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो नेविगेशन स्किल था वो शायद अनपैरेलल था कंटेम्प्रेरी कल्चर में। सर हम काफ़ी बात करते हैं कि जो आपने बोला कि ट्रेड था, सी रूट से ट्रेड था अर्ली हिस्ट्री में, तो क्या हमें दो चीज़ मतलब पूछूंगा, एक तो इंडियन सिविलाइजेशन में म्यूज़िक का हमेशा से इम्पोर्टेंस रहा है,
जो भी राजा महाराजा भी रहे हैं, जो भी उन्होंने म्यूज़िक का एक अच्छा अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि उसका एक सिग्निफिकेंस है। तो क्या ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले? सेकंड, अगर इतना ज़्यादा ग्लोबली ट्रेड था, तो क्या बड़े शिप्स, बड़ी बोट्स का भी कहीं न कहीं हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं, जिससे हम ये समझ सकें कि ठीक है, हमारा नेविगेशन जैसे आपने बोला अच्छा था, हमारे में वो कैपेबिलिटी थी कि हम इतनी दूर तक जा सकें? अगर फिजिकल रिमेन्स की बात करें तो हमारे यहाँ सर्वाइवल जो है ना, लकड़ी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि लकड़ी सर्वाइव नहीं करता है। दूसरा, जो मैंने बताया, मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शन में मेलुआ के शिप की भी चर्चा है कि वहां से शिप आ रही थी। ओमान में कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिसे हम स्टिच्ड बोट कहते हैं, यानी दो प्लैंक को वो स्टिच करके बोट बनाया जाता था। जो हमारे यहाँ का स्किल था वो ओमान में मिले हैं, जिसको वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि ये संभवतः हड़प्पन शिप का के एविडेंसेस हैं। हमारे यहाँ जो हड़प्पन सील है उसमें शिप के एविडेंसेस मिले हैं। Okay. उसमें डिपिक्शन है, उसमें बना है, नावें और शिप्स बने हैं, जो ये डिनोट करता है कि हमारे यहाँ से हम शिप बोट बनाने के क्राफ्टमैनशिप में काफ़ी निपुण थे ये लोग। और सर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हाँ, जहाँ तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल है, फिजिकल रिमेन्स हमारे पास बहुत कम है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे सीटी है, रैटल है, वैरायटी ऑफ रैटल है। सीटी जो जानवर के शेप में भी है, संभवतः उन्होंने ऐसा सीटी बनाया कि उस पर्टिकुलर बर्ड की आवाज़ उसके साथ आए। तो वैरायटी ऑफ सीटी मिलती है, झुनझुना मिलते हैं, और संभवतः स्ट्रिंग वाद्य उस समय काफ़ी पॉपुलर रहा होगा। उसका एक सील पे कुछ स्ट्रिंग उसके एविडेंसेस मिले हैं, जिसे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। उसके अलावा एक सील पे हमें मृदंग का डिपिक्शन मिला है, तो इससे क्लियर होता है कि मृदंग भी उस समय प्रिवेल कर रहा था। और एक एक्सकवेशन में हड़प्पा और कई एक्सकवेशन में झाल के एविडेंस मिले हैं, जो आज हम झाल बजाते हैं उसके एविडेंस मिले हैं। तो इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वैरायटी रही होगी उस समय भी, और खासकर शंख का यूज़ भी साउंड के लिए और सूचना के लिए इसके लिए किया जाता रहा होगा। और शंख हमारे यहाँ बहुत बहुतायत में मिलती हैं, और उसका हमारा मल्टीपल यूज़ किया हड़प्पन्स ने। उसकी चूड़ियाँ बनाई हैं, उसके लैडल बनाए हैं, उसके बटन्स बनाए हैं, उसके वेट बनाए हैं, यानी उसका ऑप्टिमम यूज़ हम कह सकते हैं। उसके हर चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया है, तो संभवतः वो वाद्य यंत्र के रूप में भी उसका प्रयोग किया गया होगा। लोग स्किलफुल भी थे उस टाइम पे और शौकीन भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप टेराकोटा में भी देखेंगे मल्टीपल ऑर्नामेंट्स दिखाई देता है। एक प्रिस्ट किंग का स्कल्पचर है जिसमें आप देखेंगे कि उनके शॉल में ट्रिफाइल डिज़ाइन है, और एक बीच में डॉट और छेद मिलेगा, यानी शायद उसमें इनले करके उनका जो शॉल है उसमें इनले और डाई के एविडेंसेस रहे होंगे। और सब कुछ ड्रिंकिंग के एविडेंस मिलते हैं इतने पुराने जो लोग थे। देखिए, पॉट जो है उसमें वो निश्चित रूप से ड्रिंकिंग वाले पॉट तो बहुत मिलते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में क्या रहा होगा ये अभी अनुमान करना मुश्किल है कि क्या वो बनाते थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लिक्विड और वो ड्रिंकिंग वो नहीं बना रहे होंगे, या औषधियाँ नहीं बना रहे होंगे। अभी मैं पूर्णतः सही नहीं कह पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अभी लेटेस्ट एक पॉट में मुझे फर्मेंटेशन के एविडेंस मिले हैं, जिसको अभी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से अभी आपको स्पष्ट नहीं कह सकता कि वो क्या चीज़ फर्मेंट कर रहे थे वहाँ। तो वो अभी रिसर्च चल रहा है। मेडिसिन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें कुकिंग में फिश के एविडेंस, टर्मरिक के एविडेंस और इस तरह के एविडेंस हमें कुकिंग वेसल्स में भी मिलते हैं,
जिसे तो हम रेजिड्यू एनालिसिस करके हम उसको समझते हैं कि ये लोग क्या खा रहे थे। टर्मरिक के एविडेंस मिलते हैं, इसका मतलब सर वहाँ के लोगों को मेडिसिनल तो बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल, थी ही थी। बिल्कुल। हाँ, आप मेडिसिन की तो पूरी जानकारी थी क्योंकि उनको सिकाकाई, रीठा, आंवला इसके एविडेंस भी हमें मिले हैं, अच्छा। जिससे ये पता चलता है कि मेडिसिन की उनको पूरी जानकारी थी। और उनके जो पॉटरी के डिपिक्शन में हमें अलग-अलग तरह के ट्रीज़ के डिपिक्शंस मिलते हैं। पेंटिंग में उन्होंने दिखाया है जिसमें पीपल लीफ है और अलग-अलग ट्रीज़ हैं। तो उन्हें पूरी तरह से इसकी जानकारी थी कि किस तरह से हर्ब को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी थी उनको। सर एक अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में देखें ना, तो एक कहीं न कहीं जब भी हम आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री की बात करते हैं, तो रिलीजन उससे लिंक्ड रहता है। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो उन लोगों का बुक्स में पढ़ते रहते हैं कि ये रिसर्च ने निकाला कि जो श्राउड ऑफ ट्यूरिन है, यानी जो क्लॉथ था जीसस क्राइस्ट का, या फिर एक स्पीयर हो गया जिससे उनको आई थिंक हार्म पहुँचाया गया था। ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं और वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जीसस क्राइस्ट के साथ जो बाइबल में लिखा है वो हुआ था। जो उनका क्रॉस था वो उसके क्या रिमेन्स हैं। तो ऐसे इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो द्वारका में रिमेन्स मिलते हैं। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं जो आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि जो हमारा रिलीजियस बिलीफ्स है, उसमें रिलीजियस बिलीफ का मुझे हमेशा ये लगता है कि एक तो हिस्टोरिकल पार्ट होता है उसका जो कि सच है कि हाँ, ये राजा आए होंगे। क्या वो राजा भगवान थे? क्या नहीं थे? ठीक है, तो इस चीज़ के क्या हमें एविडेंसेस मिलते हैं जिससे मैग्नानिमिटी ऑफ दीज़ पीपल, जैसे जीसस क्राइस्ट का हम प्रूव करते रहते हैं, इंडियन गॉड्स का भी हम कुछ देख सकें? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इसलिए मैं इसको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा हूँ कि हमारी जो सोच है, वो सोच अब आज भी वेस्टर्न थॉट पे है। वेस्टर्न थॉट का अर्थ ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने ये हमें सिखाया कि आप एक्सकवेट करेंगे, लेकिन आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे, इंटरप्रिटेशन वो ही देंगे। ओके। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो जो एक ट्रेडिशन था वो आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है। आप अगर एक्सकवेशन रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें इंटरप्रिटेशन का पार्ट कि वो क्या है वो कहना मुश्किल होता है और वो हम लिखते नहीं हैं ज़्यादातर रिपोर्ट में। तो हम आज भी उस माइंडसेट से निकल नहीं पाए हैं। दूसरा, भारतीय जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे महाभारत हो, रामायण हो या वेद हो, उसको वेस्टर्न थॉट में या वेस्टर्न उसको या तो उसको एपिक कह दिया गया कि वो कहानियाँ हैं और फिक्शंस हैं, ये कहा गया क्योंकि हम उसको अपने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या फैक्ट के साथ उसको रिलेट ना कर पाएँ। दूसरा आप देखेंगे वेद में जो मेंशन है उसको भी ये कहा गया कि ये वेद बाहर से आया और आर्यंस के साथ ये वेद आया और उसके बाद हम सिविलाइज हुए, यानी हमारे पास इसका ज्ञान पहले नहीं था। तो इस थॉट को लेकर इसलिए आज भी दो धारा है, जिसे हम ये कहते हैं कि एक हम राष्ट्रवादी हैं, दूसरा ये कहता है कि ये वामपंथी हैं। तो जैसे ही आप कोई भी स्कॉलर अगर आज हम पॉडकास्ट में या ऐसे भी मैं बात करता हूँ कि जो महाभारत है वो कब हुआ और उसके क्या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हो सकते हैं, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वामपंथी स्कॉलर्स हैं या ऐसे स्कॉलर जो हमारे रिटन एविडेंस को उसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये हिंदूवादी हैं। लेकिन अब आश्चर्य होता है मुझे कभी-कभी लोगों की समझ पे या आम जनता की भी समझ पे जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। आप सोचिए क्रिश्चियनिटी कब आया? एडी आप बहुत रिसेंट। है ना? और इस्लाम कब आया? रिसेंट है ना? ये सब ये क्रिश्चियन एरा के बाद आ रहे हैं ना। क्रिश्चियन एरा के पहले की अगर आप बात करेंगे तो किस चीज़ की बात करेंगे? आप बुद्धिज़्म की बात कर पाओगे, आप जैनिज़्म की बात कर पाओगे,
है ना? लेकिन वो भी बात आप कब कब से करेंगे? 6th सेंचुरी बीसी, यानी बुद्ध और जैन के बाद की बात करते हो। अगर उससे पीछे चले जाएं तो आप किस चीज़ की बात करोगे? इस्लाम की बात कर पाओगे, या आप और किसी रिलीजन की बात कर पाएंगे? आपके पास तो फिर आपके पास ग्रंथ रह जाते हैं, जो वेद है, महाभारत है या अन्य ग्रंथ है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने या हम वेस्टर्न स्कॉलर ने ये कह दिया कि वेद जो है वो 1500 बीसी से पहले का नहीं है, अर्थात कि 1500 बीसी के बाद ही आप इसको कुछ रिलेट कर सकते हो, उसके पहले का रिलेशन आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक डेडलाइन क्रिएट कर दिया। तो जब आपने वेद का डेट फिक्स कर दिया तो निश्चित रूप से महाभारत का डेट उसके बाद आएगा। तो उन्होंने महाभारत का डेट आप उसके बाद ही आप सोच सकते हो। जब महाभारत का डेट देर हो गया तो बाकी चीज़ों का भी लेट ओरिजिन होगा। तो अब क्या होगा? 1500 बीसी से जो पहले की चीज़ें हैं, जो हड़प्पन और अन्य कल्चर में, चालकोलिथिक कल्चर में आ रहा है, यानी वो किसी भी तरह से आप वेदों के साथ या उससे आप रिलेट नहीं कर सकते। इस तरह के नैरेटिव बनाए गए, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल इससे परे है। तो इसलिए मुझे कई बार ऐसे महानुभावों से, ऐसे शूडो इंटेलेक्चुअल से बड़ा ये होता है कि आप ये कैसे सोच सकते हो कि उस समय मैं इस्लाम की बात करूंगा, या तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो बात करता है वो किसी धर्म की हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो फैक्ट है। अगर वो फैक्ट महाभारत से रिलेटेड फैक्ट है तो हम उससे बात करेंगे, अगर वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, अगर वो जैनिज्म से रिलेटेड है तो जैनिज्म ग्रंथ से हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बुराई है? पूरे वर्ल्ड में, चाहे आपने क्रिश्चियनिटी की बात की, वो लोग उस पर आर्कियोलॉजी कर रहे हैं। हाँ, ट्राय जैसे उस पे भी उन्होंने फिल्म बनाया, उसकी भी आर्कियोलॉजी कर रहे हैं। लेकिन भारत में अगर आप महाभारत की आर्कियोलॉजी करेंगे तो आपको एक रंग दे दिया जाएगा कि ये तो इसका पक्षधर है। सच्चाई ये है कि हम आर्कियोलॉजिस्ट सही चीज़ों से तुलना करते हैं। हम तो तुलना कर सकते हैं ना, जो रिटन एविडेंस है हम उसके साथ उसकी कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं उदाहरण के तौर पे जस्ट शायद फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे बात कर पाऊँ महाभारत पे। अभी जो मेरा काम मैं कर रहा हूँ वो महाभारत पे काम कर रहा हूँ, कि महाभारत में जितनी भी साइट्स हैं, मैंने महाभारत ग्रंथ में जो स्थल का मेंशन है, वहाँ की आर्कियोलॉजी क्या है, वो क्या एविडेंस है, क्या उन एविडेंस को हम और उसकी डेटिंग को महाभारत में जो संस्कृति दिखाई दे रही है, मैं महाभारत का डेट नहीं कर रहा हूँ, महाभारत में जो संस्कृति दिखाई दे रही है क्या उससे मैच करता है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि महाभारत क्या ट्रू स्टोरी है, या उसमें निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सही है, क्योंकि एक जब स्टोरी बनती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं, एग्जेजरेशन भी ऐड होता है और हर समय उसमें एडिशंस होते हैं। इसलिए 8000 श्लोक के बाद वो 1 लाख श्लोक तक गया। इसका साफ अर्थ है कि उसमें एडिशंस होते रहे, लेकिन एक्चुअल हम महाभारत से रिलेटेड स्थलों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, और वैसे ही रामायण से जुड़े स्थलों पे को हम कोरिलेट कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति का जो टेरिटरी था, जो वेद में जिन ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात हुई है जैसे सरस्वती, उस पे तो काम हम कर ही रहे हैं, और ये बहुत क्लियर दिखाई देता है कि जो चीज़ें वेद में लिखी गई हैं और वो उसका प्रतिबिंब हमें हड़प्पन कल्चर में दिखाई देता है। वैसे ही जो चालकोलिथिक कल्चर है जो 1800-1700 बीसी में है, उसका रिफ्लेक्शन हमें महाभारत में दिखाई देता है। वैसे ही जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, मैं हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहता हूँ कि आप जब महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के बाद युग का परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक शांति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला होगा, और वही कारण था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डेवलपमेंट होता है।
इसलिए हम बुद्धिज्म हम आज के डेट में क्या करते हैं, महावीर से मानते हैं, लेकिन महावीर ने भी क्या किया, उसके पीछे 24 तीर्थंकर हैं, वो तो 24वें तीर्थंकर थे, जैनिज्म है ना, हाँ, वो 24 में, तो 23 तीर्थंकर तो और पहले हुए ना। राइट। वैसे ही बुद्धिज्म में बुद्ध 25 में हैं, उन्होंने भी तो धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है, तो उसके पहले भी 24 बोधिसत्व हो चुके हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि महाभारत के बाद एक ऐसा युग परिवर्तन हुआ कि हम शांति की ओर बढ़े हैं और नए नए थॉट्स हमने डेवलप किया, हमारी धरती ने डेवलप किया, और आगे चल के इसलिए मल्टीपल थॉट्स डेवलप हुए। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, जो हम 10,000 BC से लेके, यानी 10,000 साल से लेके और आज तक उसकी कंटिन्यूटी कैसे रही है, उसको बहुत अच्छे से हम आर्कियोलॉजी के थ्रू और हमारा जो ग्रंथ है, उन दोनों को कंबाइंड करके अगर हम अध्ययन करें तो बहुत अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। और इसकी एक नितांत आवश्यकता है, क्योंकि पूरे विश्व में कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत रिलेक्टेंट हैं। क्योंकि वो इसलिए रिलेक्टेंट है कि जैसे ही आप महाभारत की बात करेंगे तो लोग आप पे Religious angle आ जाता है। एक कलर आप पे डाल देंगे कि आप इस कलर के हो। तो ये बहुत दुखद स्थिति Disappointing है, है, डिसअपॉइंटिंग है, और इसलिए ज़्यादातर स्कॉलर जो इस पे काम करना चाहते हैं वो आज के डेट में काम नहीं कर रहे हैं, या कई बार कहने से डरते हैं कि इसको आप क्यों महाभारत कह रहे हैं, आप मत कहो, आप आर्कियोलॉजी की बात करो। तो ये वैसा ही है जैसे सच पे आपको के मुंह को बंद करने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, और अनबायस्ड होके, किसी रंग में नहीं बल्कि अनबायस्ड होके हम अपनी संस्कृति को अच्छे से समझें, और फिर शायद हम नई नई चीज़ें और समझ पाएंगे अपनी संस्कृति के बारे में। डेफिनेटली सर, आई मीन रिलीजन तो एक बैलेंस है, बट साथ में जो उस टाइम की सिविलाइजेशन थी, आई मीन हिस्ट्री को जानने का एक ही तरीका है कि उस टाइम के जो टेक्स्ट थे तुम उसको पढ़ सको। मूवीज तो थी नहीं उस टाइम पे। अब अगर हम टेक्स्ट को बिल्कुल नकार के हिस्ट्री जानना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल। और हम डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इसके बाद हम एक आपसे डिस्कशन करें जो आपकी महाभारत की भी फाइंडिंग्स हैं, जो लिंकेजेस हैं, उस पर डेफिनेटली हम एक फुल एपिसोड कवर करना चाहेंगे। बट आई थिंक बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे, मैं ये पूछूंगा कि हमने रिलीजन की बात की, एक द्वारका एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है जिसमें कि बोला जाता है वो पूरी सिटी है जो समुद्र के अंदर समा गई, और उसमें अभी एक्सकेवेशंस भी हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो उसके कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आप बताएंगे? देखिए, द्वारिका में जो खोज शुरू हुई, सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. राव ने वहाँ शुरू किया अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं कि समुद्र के नीचे जो छिपी हुई चीज़ें हैं या जो सबमर्ज चीज़ें हैं उसको देखने के लिए। वर्ल्ड वाइड इस क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। भारत में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, लेकिन NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो गोवा में है, उसने पायनियर वर्क किया है इस पे, और द्वारिका पे उन्होंने बहुत काम किया है, और जो सबमर्ज द्वारिका के बहुत सारे एविडेंस उन्होंने उजागर किए हैं, और कई स्कॉलर्स ने वहाँ काम किया है NIO के। और उस रिपोर्ट के हिसाब से और एस.आर. राव की फाइंडिंग के हिसाब से हम कहते हैं कि ये लेट हड़प्पन यानी 1700 BC तक के एविडेंस वहाँ हमें मिले हैं अभी तक। हालांकि बाद के कुछ स्कॉलर्स ने जो ट्राई किया उन्होंने इसको नकारा भी है, लेकिन जो एविडेंस है, जो पॉटरी मिले हैं, जो सील और अन्य चीज़ें मिली हैं, और उसकी जो डेटिंग हुई है, उससे ये पता चलता है कि 1600-1700 BC तक तो इसका डेट निश्चित रूप से जाता है। आज इसकी ज़रूरत है कि जो सबमर्ज कल्चर है, अनबायस्ड होके हमें उसको तलाश करना। हमारे पास अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। पहले ये होता था कि हम डाइव मार के ही और वहाँ जाके उसको आइडेंटिफाई करते थे, उसके मेजरमेंट करते थे, और लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कैमरा है जो अंदर जाके रिकॉर्ड करती हैं, और फोटोग्रामेट्री भी कर सकती हैं, यानी डिजिटल मेजरमेंट्स भी निकाल सकती हैं,
और इजिप्ट में उसमें इसका बहुत बखूबी प्रयोग किया गया है, कई सालों से प्रयोग कर रहे हैं। तो भारत में नए तकनीकों के साथ इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब हम सिर्फ उन तकनीकों को लेके कि एक आर्कियोलॉजिस्ट ही डाइव कर सकता है, वो उससे हमको हटना होगा और इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना, क्योंकि आप कितने आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेन करेंगे जो डाइव कर सके, फिर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट, वो शिप्स, वो सब जनरेट करना या संभव नहीं है। और इतने बड़े एरिया को, क्योंकि हमारा जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ा है, इतने बड़े कोस्ट लाइन को हम कवर नहीं कर सकते। तो नेवी के जो प्रोफेशनल डाइवर्स हैं और उनके जो शिप्स हैं, और उनके साथ हमको कोलैबोरेट करके नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ हमें जुड़ना होगा। और एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम इंटरप्रिटेशन का होना चाहिए कि उसके नीचे जो चीज़ें मिल रही हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन एक प्रोफेशनल डाइवर डाइव करके उन चीज़ों को क्लीन करके, फोटोग्रामेट्री करके, उसके मेजरमेंट के साथ हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो नए तरह से हमको सोचना होगा कि अपने अंडर वाटर को आर्कियोलॉजी को किस तरह से हम डेवलप करें, और एक बड़ा कोस्ट लाइन जो है उसमें छिपे हुए, दबे हुए और विलुप्त चीज़ों को हम उजागर कर पाएँ। इस अपने द्वारिका के लिए, द्वारिका एक महत्वपूर्ण जगह थी और यहाँ से, इस पूरे एरिया से हमारा सी ट्रेड बहुत बाद तक चलता रहा है, ऐतिहासिक काल में भी और हड़प्पन और लेट हड़प्पन पीरियड से भी ये कोस्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इसलिए यहाँ पे निश्चित रूप से और शोध होने की ज़रूरत है, लेकिन गल्फ ऑफ कैम्बे है या और कोस्ट लाइन है जो उड़ीसा से लेके, और यहाँ से भी हमारा एक लंबा ट्रेड रूट रहा है। चाहे आप केरला का कोस्ट लाइन हो जहाँ से मुजरीज और उनके कॉन्टेक्ट रहे हों, जो हॉर्स ट्रेडिंग के एविडेंसेस हैं, या संगम लिटरेचर में उसका डिटेल आता है। तो साउदर्न इंडिया का भाई एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है जिससे हमारे हिस्टोरिकल पीरियड के ट्रेड उससे बहुत एग्रेसिव ट्रेड होते रहे। चाहे हमारा स्पाइस रूट है वो भी उस रूट से कनेक्टेड है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस कोस्ट लाइन को अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के थ्रू हम उसको खासकर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर काम करें। हाँ सर, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो हमारे टेक्स्ट में भी लिखी है महाभारत में कि अलग अलग जो उस टाइम के लोग थे, जैसे कर्ण हो गए या कृष्ण जी हो गए, उनके अलग अलग डिपिक्शंस भी हैं कि उन्होंने ये चीज़ यूज़ की, ये रथ यूज़ किया। तो आई थिंक उसकी भी अगर फाइंडिंग होती है तो हम और उस चीज़ को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, बिलीव कि हाँ ये जो चीज़ें लिखी हैं ये एक्चुअली में हुई हैं और इसके एविडेंस भी मिले हैं। जैसा मैंने आपको बहुत क्लियर कहा ना कि डायरेक्ट एविडेंसेस तो मुश्किल है जब तक आपको कोई रिटन एविडेंस या इंस्क्रिप्शन नहीं मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि जो कल्चरल रिमेन्स है उसको कंपेयर करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोकल स्टोरीज हैं और वो स्टोरीज उस जगह के साथ रचे बसे हुए हैं। उस स्टोरी से भी हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्या इवेंट हुआ होगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक आप जानते हैं कि श्रुति परंपरा रही है कि जो कुछ भी हम मेमोरी के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहे हैं, और इसलिए एक लंबा ट्रेडिशन श्रुति परंपरा की रही है। तो जब श्रुति परंपरा होती है तो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी तक बात जाती है तो कुछ नई चीज़ें ऐड भी हो जाती हैं स्टोरीज में। तो कुछ एग्जेजरेशन होता है, और लेकिन उसकी आत्मा को समझना ज़रूरी है, जो मैंने बात किया, और उसको सेग्रीगेट करना कि क्या चीज़ बाद में ऐड हुई हैं और क्या चीज़ पहले हैं। उस वीविंग से उसको निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप उस वीविंग से सही धागों को आप निकाल पाओ कि यस ये एक्चुअल धागा है और ये धागे बाद में ऐड हुए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारतीय जो ट्रेडिशन है, भारतीय जो रिलीजन है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप देखेंगे कि हड़प्पन कल्चर में भी हमें बहुत सारे टेराकोटा मिलते हैं, मदर गॉडेसेस मिलते हैं, फायर अल्टर्स मिलते हैं, जो पूरे सरस्वती के किनारे फायर अल्टर्स मिलते हैं, जो वेदों में भी चर्चा है, और एनिमल टेराकोटा मिलते हैं। संभवतः एनिमल सेक्रीफाइस का भी एक लंबा ट्रेडिशन रहा है हमारे यहाँ।
तो और जो सील्स पे मैंने बताया कि प्रोटो शिवा या पशुपति सील है, या कुछ ऐसे सील हैं जिसमें बफेलो को मारते हुए दिखाया गया है, जो बाद में हम महिषासुरमर्दिनी जैसे स्टोरी के साथ उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अनेकों एविडेंस हैं, शिवलिंग मिले हैं एक्सकवेशन में हड़प्पन पीरियड में, योनिपीठ के साथ भी शिवलिंग मिले हैं कालीबंगा में। तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय का जो रिलीजन है और आज के रिलीजन में निश्चित रूप से बदलाव आया है, वो डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन वही मैंने कहा शुरुआती दौर में कैसा रहा होगा, इसकी समझ हमको बहुत क्लियरली हड़प्पन कल्चर में और उसके बाद के कल्चर में रीजनल वेरिएशंस के साथ मिलते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी की आपने बात की, क्या जो आपने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की बात की, क्या हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के प्रोसेस में हैं? क्या हमने कोई पहल की है इस चीज़ को लेके? निश्चित रूप से हमने जैसे जितने भी एक्सकवेशन हुए हैं, हम सनौली में हमने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। पहला जीपीआर सर्वे हमने किया कि ज़मीन में दबी हुई चीज़ें हैं जो बिना एक्सकेवेट किए हुए हम उसकी पहचान कर सकें, उसको जीपीआर सर्वे कहते हैं। वैसे ही उसको कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे भी होता है, जिससे भी ज़मीन में दबी हुई चीज़ों को हम पहचान कर पाते हैं। वैसे ही जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो हमने फोटोग्रामेट्री करते हैं, जिससे एक्चुअल कंटूरिंग पता चल जाता है, उसका 3D मॉडल क्रिएट हो सकता है। तो और सैटेलाइट इमेजरी का हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम अलग-अलग जगह के लोकेशन की पहचान कर पाए। तो आजकल लिडार टेक्नोलॉजी आ गया है, लिडार से प्रिसाइज़ मेज़रमेंट, हम डिजिटल मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। वैसे ही हम सीटी स्कैन का भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसके इमेजेस से हम बहुत कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। क्या डिज़ीज़ हुआ करती थी उस समय, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। फिर हम एक्स-रे के थ्रू हम समझ पाते हैं कई चीज़ें, और मेटल और उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ऐसे अनेकों ऐसे नए टेक्नोलॉजी हैं, और साइंस जैसे डीएनए एनालिसिस है, ऑस्ट्रोनसियम एनालिसिस है, यानी दांतों के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि लास्ट फूड आपने क्या लिया, ये जेंट्स है या लेडीज़ है, इसका जन्म किस लोकेलिटी में हुआ होगा, ये माइग्रेट होके आया है या दूसरे कल्चर से आया है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोन की जो अगर जो बोन अगर खराब हो रही है तो उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर स्टोन के कारण किसी का डेथ हुआ है तो उसके रिमेन्स को हम देख सकते हैं, क्योंकि वो एक डिस्टिंक्ट एविडेंस होता है उसमें। तो ऐसे अनेकों अनेक ऐसी विधाएं हैं जो साइंस है, जो आज के डेट में एक साथ जुड़ गई हैं आर्कियोलॉजी को के इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसे बॉटनिकल एनालिसिस से जले हुए दाने मिलते हैं, उससे पता चलता है कि वो कल्टीवेटेड वैरायटी है या वाइल्ड वैरायटी है, और किस-किस क्या-क्या क्रॉप उगा रहे थे उस समय। उससे क्लाइमेटिक प्रोफाइल को हम देख सकते हैं। सॉइल एनालिसिस कर सकते हैं कि उसका उस समय पीएच कितना था और किस तरह का सॉइल था उस समय। क्या वो फर्टाइल था या फ्लड डिपॉज़िट है, उसको हम जाँच कर सकते हैं। अनेकों ऐसी विधाएँ अब डेवलप हो गई हैं जिसको हम एडॉप्ट कर रहे हैं अपने आर्कियोलॉजी में, उसका बेहतर और सटीक इंटरप्रिटेशन के लिए। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत में कि हम जो आर्कियोलॉजी फील्ड चूज़ कर रहे हैं, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होना, और हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन उस चीज़ के जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ आपको कैसे कोलैबोरेट करना है और उनकी विधा से आपको क्या जानना है, ये ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इस डिजीज़ के साथ के का अगर है, तो इस डॉक्टर के पास जाना ठीक होगा, और तब तक तो आप भटकते रहेंगे कि आप किस डॉक्टर के पास जाएँ। तो ये ज़रूरी है हर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि आपको अपने डिजीज़ की पहचान हो कि हमको क्या करना है, और उसके लिए एप्रोप्रिएट डॉक्टर कौन-सा है। तो आज जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं या इस विधा पे, चाहे यूनिवर्सिटी काम कर रही हो, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थान काम कर रही हो, उस पे इन सब विषयों पे ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। सर, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अगेन, जितनी पुरानी हमारी हिस्ट्री है, उतनी ही डेप्थ, उतने सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया आज बात करके, और आई थिंक
अगेन हर बार आपसे बात करके ये लगता है कि एक अलग एवेन्यू खुल गया है जो हम नेक्स्ट डिस्कशन का कर सकें। हम महाभारत पे बात करेंगे, हम थोड़ा सदर्न इंडिया में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सकेवेशन की, क्योंकि वो सबसे कम आई थिंक इंट्रूड हुआ है, जितना इंट्रूजन इंडिया में हुआ है वो बिल्कुल। अफगानिस्तान के थ्रू हुआ है मोस्टली। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आज के लिए हम व्यूअर्स के लिए भी एक क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं ऑन रख के जाएंगे कि लोग आएँ, हमारे वीडियो पे क्वेश्चन पूछें जो हम आपसे दोबारा कनेक्ट करके पूछ सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला हर बार की तरह। एंड वी एक्सपेक्ट कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट, इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ जल्दी से जल्दी करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको अपने संस्कृति को समझने के लिए इतनी क्यूरियसिटी है और आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक्स अ लॉट थैंक यू सर। वेरी